नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज हमने अपना चैनल का नाम चेंज किया है, जिसका कारण ये है कि हम अपनी जो इस चैनल की रीच है, उसको केवल सिविल सर्विसेज तक ही नहीं, बल्कि जो है स्कूल एजुकेशन तक में भी शुरू करना चाहते हैं। जिसके लिए हमने इस चैनल का नाम चेंज किया है, ताकि जो हमारे गरीब भाई-बहन हैं और गाँव में बैठे हुए लोग, जो दिल्ली में आकर नहीं पढ़ सकते या बड़े शहरों में आकर नहीं पढ़ सकते, वो इस चैनल से लाभ ले सकें। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो है जितने भी हमारे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं बड़े शहरों में जाकर, उन तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। आज हम डिफेंस जीके में देखेंगे इंडिया की मिसाइल्स। डिफेंस जीके जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि डिफेंस से मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है, उससे डिफेंस में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस समय डिफेंस बजट भी इंडिया ने लगभग अपना जीडीपी का 9% कर दिया है। तो डिफेंस से काफ़ी क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आइए हम देखते हैं मिसाइल्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसाइल होती क्या है। मिसाइल जो आपकी वर्क करती है, वो रॉकेट प्रणोदन प्रणाली यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करती है, जो कि आपके आधारित होता है न्यूटन के तीसरे लॉ यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है जितना बल ऊपर की तरफ लगाती है, एक तरफ लगाती है, उतना ही नीचे की तरफ भी लगाती है। तो ये देखिए आप कि इस वाले जो रॉकेट में अगर नीचे की तरफ जो प्रणोदन यानी प्रोपल्सन नीचे की तरफ हो रहा है, और जितनी गति से ये नीचे की तरफ प्रोपल्सन होगा यानी कि प्रणोदन, उतनी ही गति से जो है रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। ये मिसाइल सिस्टम होता है। और यही सिस्टम हमारे जो प्रक्षेपण यान होते हैं, जो हमारे उपग्रह यानी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाते हैं, स्पेस में, उसमें भी यही नियम प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मिसाइल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रोपल्सन सिस्टम होता है, ये फ्यूल टैंक्स होते हैं, ये विंग्स होते हैं, और आगे जो है वॉरहेड होता है। यहाँ पे वॉरहेड लगाया जाता है। वॉरहेड का मतलब होता है मिसाइल एक तरह का कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्चिंग प्रणाली होती है। ये कैरियर होती है मिसाइल। ये क्या करती है, कोई भी वॉरहेड, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे वो किसी प्रकार का बॉम्ब है, उसको ये अपने टारगेट तक ले जाती है। इसी प्रणाली को कहते हैं मिसाइल। ये बस उस वॉरहेड को यानी कि उस बॉम्ब को जो है एक दिशा प्रदान करती है, ताकि वो सटीक जगह पर जाकर लगे जहां उसका निशाना तय किया गया है। अब हम देखेंगे कि मिसाइल कितनी तरह की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे कैसे हम मिसाइल को डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका कुछ बेसिक होता है। वो बेसिस क्या होता है, लॉन्च मोड के हिसाब से, यानी मिसाइल कहाँ कहाँ से लॉन्च की जा सकती है। रेंज क्या होती है मिसाइल की, जैसे कुछ मिसाइल्स जो हैं बहुत ही छोटी दूरी तय करती हैं, जैसे कुछ किलोमीटर्स की। और कुछ मिसाइल्स जो होती हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल। प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है, यानी उसमें जो है आपके सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विड यानी द्रव इस्तेमाल हो रहा है, या ठोस जो है फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, या दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। वारहेड, वो कन्वेंशनल वारहेड यानी कि आपका सिंपल बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, या फिर आपकी जो है न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में सक्षम है। वो किस तरह से गाइड हो रही है, कौन सा गाइडिंग सिस्टम उसमें लगा हुआ है, तो इसके आधार पर हम जो है मिसाइल्स को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्च मोड के हिसाब से मिसाइल कितनी तरह की होती हैं। तो आपने सुना होगा सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि वो मिसाइल्स जो धरती की सतह या फिर पानी में खड़े हुए किसी जहाज की सतह से एयर में हवाई जहाज को, ड्रोन को, या किसी अन्य मिसाइल पर अटैक करती हैं, उन मिसाइल्स को हम कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। ये धरती से सिर्फ आकाश में अटैक करती हैं। इनमें से मेन आपने सुनी होंगी त्रिशूल, जो कि अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई है, आकाश मिसाइल और बराक मिसाइल। बराक मिसाइल जो है इंडिया जो है इजराइल के साथ मिलकर बना रहा है। एयर टू एयर मिसाइल कौन सी होती हैं, अस्त्र। आपने जो है वेदों में सुना होगा अस्त्र किसे कहते हैं, जो फेंक के मारे जाते हैं,
यानी एयर टू एयर, यानी ये क्या होती है, हवाई जहाज से कोई मिसाइल को ख़त्म करने में या किसी दूसरे हवाई जहाज को ख़त्म करने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स। इसके बाद सरफेस टू सरफेस, यानी शिप टू शिप, या फिर धरती से दूसरी धरती, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी धरती पर ही मारी जाती हैं, जैसे कि अग्नि पृथ्वी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या फिर इंटरसेप्टर मिसाइल कौन सी होती हैं, जो अगर कोई देश हमारे ऊपर मिसाइल गिराए या मिसाइल से अटैक करे, तो ये सिस्टम क्या करता है, एंटी मिसाइल, तुरंत उसी से ज़्यादा गति से एक एंटी मिसाइल छोड़ी जाती है। जैसे मान लो पाकिस्तान इंडिया पे मिसाइल छोड़ता है, तो इंडिया के रडार सिस्टम जो कि बॉर्डर पे लगे हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसकी मिसाइल को ट्रैक कर लेंगे, और तुरंत यहाँ से क्या होगा, एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे प्रणाली काम करती है। इंडिया में कौन सी एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो एंटी मिसाइल क्या करेगी, एंटीसेप्टर मिसाइल, कि उस मिसाइल को अंतरिक्ष में ही या फिर जो है पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर ही ख़त्म कर देगी। तो ये भी प्रणाली होती है। इसमें आपने सुना होगा प्रद्युम्न और अश्विन का नाम, जो इंडिया की ही हैं। अभी जो रशिया से S-400 लिया जा रहा है वो इसी प्रणाली पर आधारित है। क्रूज मिसाइल कैसी होती हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो पृथ्वी की जो टोपोग्राफी है, जैसे कि जो ये पृथ्वी की मतलब जो वायुमंडल है उसे नहीं छोड़ती है, और पृथ्वी की सतह को फॉलो करती हुई और अपने टारगेट को रीच कर जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सबमरीन, यानी पनडुब्बी से जो मिसाइल छोड़ी जाती हैं वो कौन सी होती हैं। एंटी टैंक मिसाइल, जब टैंकों का युद्ध होता है तो एंटी टैंक मिसाइल टैंक से छोड़ी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे लॉन्च मोड के हिसाब से मिसाइल्स को। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपने सुना होगा कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बहुत सुना होगा कि अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, ये देखते हैं क्या होता है। ये क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होगी जो, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी है, यहाँ पेड़ है, तो ये क्रूज मिसाइल जब छोड़ी जाएगी तो ये इसको फॉलो करते हुए जाएगी एक ही सीध में, इस टोपोग्राफी को फॉलो करेगी या फिर सीधी सीधी निकल जाएगी, लेकिन किसी चीज़ से टकराएगी नहीं, और ये पृथ्वी के वायुमंडल को नहीं छोड़ेगी। इसका मोशन जो होगा वो सीधा होगा, या फिर आपके उस टोपोग्राफी, यानी जिस तरह की सतह है, पहाड़ है तो पहाड़ को, या फिर कोई चट्टान है तो चट्टान को उसी सतह में फॉलो करते हुए टारगेट से टकरा जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल आपके फॉलो करती है प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये आपने सुना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि एक परवलय को ये जो है फॉलो करती है। इस तरह से ये इस तरह से एक एंगल पे छोड़ी जाती है, ये किसी एंगल पे छोड़ी जाएगी, और हो सकता है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल को भी पार कर जाए और दोबारा जो है वायुमंडल से पृथ्वी के वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल से फिर से जो है वायुमंडल में घुसे। तो ये होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करती है। और क्रूज मिसाइल क्या करती है, वो आपके नॉर्मल जो भी टोपोग्राफी है, यानी कि जिस प्रकार की भी आपकी सतह है, उसको फॉलो करती है। क्रूज मिसाइल में क्या होता है, जब हम क्रूज मिसाइल छोड़ते हैं तो उसका प्रोपल्सन, यानी कि उसका जो प्रणोदन होता है वो हमेशा एक्टिव कंडीशन में रहेगा। आप देखेंगे, आप अगर वीडियो देखेंगे पृथ्वी मिसाइल की, वो ब्रह्मोस मिसाइल की, तो जब भी वो छोड़ी जाती है तो उसमें जो पीछे प्रोपल्शन होता है, यानी जेट इंजन में, जैसे आप हवाई जहाज को उड़ते देखते हैं जब आकाश में, तो उसमें देखते हैं पीछे से लगातार धुआं निकलता रहता है। तो वैसा ही क्या होता है, एक्टिव प्रपोल्शन होता है। पूरी फ्लाइट के दौरान एक्टिव प्रपोल्शन होगा आपकी क्रूज मिसाइल में। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, वो मिसाइल धीरे धीरे करके क्या होगी कि आपके जो है सबसे पहले लॉन्च के टाइम पे होगा, और जहाँ जहाँ वो जो है अपनी स्टेज को चेंज करेगी, जैसे जब उसको और ज़्यादा ऊपर जाना होगा तो फिर से एक प्रपल्सन होगा, फिर जब नीचे आना होगा तो डिफरेंट काइंड का प्रपल्सन होगा। ऐसे कर कर वो अपनी प्रपल्शन को चेंज करती रहेगी, या फिर एक मतलब डिस्टेंस कवर करने के बाद उसमें जो प्रणोदन यानी कि प्रपल्सन बंद हो जाएगा, और जो उसका वार हेड है वो अपनी
जो भी उसको जहाँ पर भी वो तय किया गया है वहाँ जाकर वो गिर जाएगी। इसी कारण से क्या होता है कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो ज़्यादा सटीक होती है, ज़्यादा प्रिसाइज होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल कम प्रिसाइज होती है, क्योंकि वो अपना प्रणोदन जो है उसकी कैपेसिटी को और इंटेंसिटी को चेंज करती रहती है। इसके बाद क्या होता है कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो केवल सिंगल टारगेट को जो है मार करती है, लेकिन आप बैलिस्टिक मिसाइल से कई सारे टारगेट्स को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो रॉकेट होता है वो सिर्फ आपके वारहेड को, बैलिस्टिक मिसाइल में जो रॉकेट है वो सिर्फ आपके वारहेड को ले जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि डिफरेंट मल्टीपल टारगेट्स को भी जो है आप उसमें हिट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी स्पीड जो है हमेशा एक सी रहेगी, क्योंकि जो है एक्टिव propulsion लगातार वही बना रहता है। लेकिन मैंने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि जो प्रोपल्सन इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, तो और इसके स्टेज भी कई सारे होते हैं। तो कभी इसकी 3 स्टेज मिसाइल हो सकती है, 2 स्टेज मिसाइल हो सकती है। पहले में आपके फ्यूल यूज हो रहा है लिक्विड, दूसरे में आपकी क्रायोजेनिक स्टेज यूज हो रही है, या फिर आपका रैम जेट इंजन यूज हो रहा है। तो ये क्या होगा, वेरिएबल स्पीड होती है बैलिस्टिक मिसाइल की। इसके बाद हम देखेंगे ये जो क्रूज मिसाइल होती है शॉर्ट रेंज होती है। जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है, और वहीं आप बैलिस्टिक मिसाइल देखेंगे तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय होती हैं। उनकी रेंज जो है 18,000 भी होती है। इसके बाद क्रूज मिसाइल के उदाहरण देखते हैं, ये निर्भय और ब्रह्मोस। ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल के कौन से उदाहरण हैं, आपके अग्नि और पृथ्वी। ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मान लीजिए इंडिया, और ये जो है आपका दूसरा महाद्वीप है, कोई भी अफ्रीका वगैरह ले लीजिए आप। तो ये क्या करती है, जब यहाँ से प्रपल्सन होगा, छोड़ी जब जाएगी तो प्रपल्सन होगा। जो भी चीज़ है इसके इंजन जो है आपस में स्टेज, इन जो इंजन होती है उनकी स्टेज होती है, जैसे स्टेज 1 इंजन है, स्टेज 2 इंजन है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, समुद्र में गिरते चले जाएंगे, और एक टाइम पे क्या होगा कि जहाँ पे ही ये एटमॉस्फेयर में से जब बाहर निकल जाएगी तो री एंट्री करेगी। ये देखिए री एंट्री कर रही है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ वॉर हेड गिरेगा। देखिए सिर्फ वॉर हेड गिरेगा, जितने वॉर हेड है वो गिर जाएंगे, इसलिए सटीक नहीं होती कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल। और ये जितने भी इंजन है ये सारे के सारे जो है आपके समुद्र में गिर जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप जैसे यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहे हैं तो हो सकता है कि जीएस 3 के जो सिक्योरिटी वाला एग्जाम पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। तो ये याद रखिएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह से काम करती है। अब देखते हैं कि रेंज के हिसाब से मिसाइल कैसी होती हैं। तो रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज मिसाइल होगी, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल। तो जो 1000 से कम रेंज की मिसाइल होती हैं उनको जितनी भी 1000 से कम होंगी, याद रखिएगा 1000 किलोमीटर से कम जितनी भी मिसाइल हैं वो सारी की सारी मिसाइल आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं। और जो मीडियम रेंज मिसाइल होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं 1000 से 3000 किलोमीटर वाली। इंटरमीडिएट होती हैं 3000 से लगभग 5500 किलोमीटर वाली। और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कौन सी होंगी, जो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की होंगी, यानी अंतर महाद्वीपीय, जो जैसे अफ्रीका से छोड़ी जाए एशिया को, एशिया से जो है आपके नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, वो सारी मिसाइल क्या कहलाएंगी, इंटरकॉन्टिनेंटल। इसके बाद स्पीड देखते हैं। तो मिसाइल की जो स्पीड होती है वो दोस्तों हमेशा जो है मैक में काउंट होती है, वो किलोमीटर पर सेकंड में काउंट नहीं होती है। मैक 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक आपने सुना होगा। चाइना की कई सारी मिसाइल हैं जो 20 और से ऊपर मैक में है। इंडिया में अभी 20 मैक की कोई मिसाइल नहीं है, अभी वो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। तो 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। मैक की स्पेलिंग MACH। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, वो होती है आपकी 343, 343, 343 याद रखिएगा मीटर पर सेकंड, या 1235, 1235 किलोमीटर पर सेकंड। ये होती है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का मतलब होता है सोनिक या फिर मैक। तो अगर 1 मैक से कम की स्पीड होगी, यानी साउंड की स्पीड से कम होगी अगर हमारी स्पीड, तो वो हम क्या, तो मिसाइल कैसी होगी, सबसोनिक मिसाइल, जैसे कि आपकी निर्भय मिसाइल।
और अगर 1 से लेकर 5 मैक तक होगी, 1 से ऊपर होगी, 1 से लेकर 5 तक मैक तक, यानी कि साउंड की स्पीड की 5 गुना तक अगर होगी तो वो स्पीड क्या कहलाएगी? सुपरसोनिक। और अगर 5 से भी ज़्यादा है अगर मिसाइल की स्पीड, तो वो कहलाएगी हाइपरसोनिक। जैसे कि इंडिया की सौर्य मिसाइल। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं वो अधिकतर आपके इंटरसेप्शन में काम आती हैं, मतलब एंटी मिसाइल सिस्टम में काम आती हैं। जैसे किसी देश ने आप पर अगर आक्रमण किया मिसाइल से, तब ज़्यादातर ये मिसाइल काम आती है हाइपरसोनिक। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल जो रसिया ने बनाई थी। इसके बाद देखते हैं कि मिसाइल में फ्यूल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नज़रिए से। इस पूरे वीडियो में आपको जो है मिसाइल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि मिसाइल कैसे वर्क करती हैं। इसके बाद सॉलिड जो फ्यूल होता है उसमें इस्तेमाल होता है अमोनियम परक्लोरेट और एल्युमिनियम, याद रखिएगा आप। लिक्विड, ये सारे जो फ्यूल होते हैं ये प्रोपल्सन यानी प्रणोदन के लिए काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डलता है इनके इंजन में। इनमें जो अलग तरीका का फ्यूल होता है। ये फ्यूल जैसे सॉलिड फ्यूल है, आपने सुना होगा सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये डिफरेंट स्टेज होती हैं किसी भी रॉकेट की। ये रॉकेट की स्टेज होती हैं, रॉकेट के इंजन की। जो रॉकेट को, यानी कि जो भी आप चीज़ ले जा रहे हैं, सैटेलाइट ले जा रहे हैं, वॉरहेड ले जा रहे हैं, बम ले जा रहे हैं, उसको एक जो है दिशा प्रदान करते हैं या फिर उसको एक वेरिएबल स्पीड प्रदान करते हैं। तो सॉलिड फ्यूल में इस्तेमाल होता है अमोनियम परक्लोरेट और एल्युमिनियम। लिक्विड में स्टेज में लिक्विड फ्यूल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ज़्यादातर आपका लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। हाइब्रिड में सॉलिड और लिक्विड दोनों। रैमजेट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा न्यूज़ में, रैमजेट और स्क्रैमजेट। ये बहुत ही अच्छा एक न्यू टेक्नोलॉजिकल इंजन है। इसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उसको इंजन एक तरह से, जैसे आप सांस लेते हैं और अपनी बॉडी को चलाते हैं, ऐसे ये इंजन क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को या एक सांस की तरह अपने अंदर लेता है, कंप्रेस करता है। और ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग इंजन, सांस लेता हुआ इंजन। और ये क्या होता है कि सुपरसोनिक स्पीड तक ही जा पाता है, बस हाइपरसोनिक तक नहीं जा पाता। और उससे क्या होता है कि जो भी फ्यूल होगा, हाइड्रोजन ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है रैमजेट इंजन में, उसमें प्रणोदन यानी प्रोपल्सन होता है और ये ऑक्सीजन खुद ही लेता है वायुमंडल से। स्क्रैमजेट क्या होता है, इसी का एक जो है अपग्रेड वर्जन है, यानी कि सुपरसोनिक कंबक्शन रैमजेट। जो सिंपल रैमजेट होता है वो आपके हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करता, लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन होता है वो आपके हाइपरसोनिक स्पीड पे भी वर्क करता है। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन देखते हैं। बहुत सुना होगा आपने, इंडिया ने अपना क्रायोजेनिक इंजन यानी GSLV मार्क 3 जो है वो डेवलप किया था, या जो शक्ति इंजन इन्होंने डेवलप किया था वो क्रायोजेनिक स्टेज इंजन था। तो ये क्या होता है, क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर, यानी इसमें जो ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, वो लो टेम्परेचर पे होती हैं, यानी कि लिक्विड स्टेज में होती हैं, आप मान सकते हैं। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसमें इस्तेमाल होता है लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में। उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर होता है वो -183 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और हाइड्रोजन रखी जाती है -253 डिग्री सेल्सियस पर। वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है प्रोपल्स कराता है इंजन को। क्रायोजेनिक इंजन सबसे ज़्यादा अभी तक के लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे अच्छे इंजन माने गए हैं अभी तक। तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, आपके लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अब देखते हैं कि इंडियन मिसाइल सिस्टम क्या है। थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं पहले। इंडिया जब अपनी 1965 वॉर के बाद, जब इंडिया अपने आप को अपग्रेड करने के लिए था कि अब हमें अपने रक्षा मामलों को थोड़ा विस्तार करना चाहिए, रक्षा व्यय को बढ़ाना चाहिए डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार अमेरिका से मदद मिल रही थी 1965 के बाद से ही। तो उसके बाद इंडिया को भी लगा कि हमें भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमें अपने न्यूक्लियर जो हम पावर बनना चाह रहे थे वो सब, और जितने भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, या फिर मतलब इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड करना, नेवी को अपग्रेड करना, ये उसी समय चालू हुआ था। तो इंडिया ने
अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में, आपने नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी का, उनके नेतृत्व में, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आईजीएमडीपी बोलते हैं शॉर्ट में, शुरू किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोग्राम था जिसको मैनेज कर रहे थे डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 1982-83 में। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके समय पर ये शुरू हुआ था। वहाँ पर एक टेस्ट रेंज बनाई गई थी ताकि मिसाइल का परीक्षण किया जाए, जहाँ आज भी किया जाता है। वो टेस्ट रेंज थी। ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण किया जाता है वो आपका उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में किया जाता है, याद रखिएगा। व्हीलर द्वीप पर, आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में कि व्हीलर द्वीप पर उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में जो है इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर है हमारी टेस्ट रेंज जो है, वो है चांदीपुर, उड़ीसा में। जो अगर कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट किससे संबंधित हैं, तो ये लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल प्रोजेक्ट से संबंधित हैं। ये हालांकि 70s के प्रोग्राम थे, लेकिन ये फेल हो गए थे। उसके बाद इंडिया ने शुरू किया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है कि इसमें हमने कौन कौन सी मिसाइल बनाई थी। एक्चुअली इस प्रोग्राम में क्या था कि इंडिया को सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एंटी टैंक और सरफेस टू सरफेस दूसरी एक मिसाइल बनानी थी, ताकि हम आकाश में और धरती दोनों पर सुरक्षित रह सकें। तो इसकी ट्रिक है पटना। इसका कोड नेम था कोड नेम था, डिफरेंट कोड नेम से थे। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये कोड नेम थे। आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं। आईजीएमडीपी अगर पूछा जाए कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल शामिल थी, तो आप पटना याद रखिएगा। और पटना में कौन कौन सी मिसाइल थी ये याद रखिएगा। इसमें ये भी याद रखिएगा कि इसमें अस्त्र मिसाइल नहीं थी, एयर टू एयर नहीं था इसमें, क्योंकि उस समय विमान इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि हमारे जो इंडिया के विमान थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि एयर टू एयर डिफेंस दे सकें। तो ये याद रखिएगा कि इसमें कौन सी मिसाइल थी, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। त्रिशूल को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसकी स्थान लेगी बराक 8 मिसाइल, जो कि इजराइल के द्वारा और इंडिया के द्वारा मिलकर बनाई जा रही है। तो इतना याद रखिएगा कि आईजीएमडीपी में कौन कौन सी मिसाइल थी। ये सब कोड नेम थे। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये कोड नेम हुआ करते थे। पृथ्वी का पहला परीक्षण 1988 में किया गया था, अग्नि का 1989 में, त्रिशूल का 1989 में, नाग और आकाश का 1990 में। अब हम देखेंगे इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, उनके टाइप और रेंज के हिसाब से। तो एयर टू एयर इंडिया के पास 2 मिसाइल हैं, और भी मिसाइल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा उपयोगी हैं वो हैं अस्त्र मिसाइल और नोवोटोर मिसाइल। नोवाटोर मिसाइल जो है इंडिया रशिया मिलकर बना रहे हैं, जिसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर, यानी रेंज 300 किलोमीटर। और अस्त्र मिसाइल जो कि सुकोई 30 MKI जो हमारा विमान है उसमें भी लोड है, अस्त्र मिसाइल जो है उसकी रेंज है लगभग 80 से 100 किलोमीटर। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, मतलब अगर रडार की पकड़ में कोई विमान आ जाता है ऊपर ही, तो इसको जो है हमारे सुकोई 30 MKI से दाग कर, और आप जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे कि विमान से टकराई या नहीं, ये ऑटोमेटिक टकरा जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि दिखाई नहीं देती है, उससे परे है ये अपने जो निशाना है उसको खुद ही स्वतः ही जो है मार देगी। इसके बाद सरफेस टू एयर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 मिसाइल हैं, आकाश, बराक 8 और QRSAM यानी मैत्री। आकाश मिसाइल की रेंज जो है 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। बराक 8 को इंडिया इजराइल मिलकर बना रहे हैं, इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। और जो QRSAM नई मिसाइल जो है DRDO बना रहा है, इसको ज़्यादातर इंडिया में जो मिसाइल होती हैं वो याद रखिएगा DRDO और भारत डायनामिक्स मिलकर बनाते हैं। इतना बस याद रखिएगा कि जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें DRDO और भारत डायनामिक्स ये मिलकर बनाते हैं। आकाश मिसाइल को रिप्लेस करेगी QRSAM, क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका नाम है क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल।
इसके बाद क्रूज मिसाइल देखेंगे। इंडिया और रशिया मिलकर बनाते हैं ब्रह्मोस और ब्रह्मोस सेकंड। ब्रह्मोस जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, सबसे ज़्यादा तेज, तीव्रतम। इसकी रेंज है ब्रह्मोस 1 की 290 किलोमीटर, और इसे एक्सटेंड किया जा रहा है अभी, जो अंडर प्रोसेस है, और वो हाइपरसोनिक होगी। उसकी रेंज होगी आपकी लगभग 600 किलोमीटर तक। इसके बाद निर्भय मिसाइल देखते हैं। निर्भय मिसाइल का जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है लगभग, लेकिन फिर भी अभी इसको बढ़ाया जा रहा है इसकी रेंज को, तो ये अभी है 1000 से लेके 1500 किलोमीटर। निर्भय मिसाइल जो है याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने सोनिक सब सोनिक दिखाया, निर्भय मिसाइल याद रखिएगा सब सोनिक मिसाइल है। किसी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको देख सकते हैं कि ये सब सोनिक मिसाइल है। इसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस हैं। सरफेस में अग्नि जो है, अग्नि फर्स्ट की रेंज जो है वो है आपकी 700 से 1200 किलोमीटर। अग्नि सेकंड की है आपकी 2000 से 3000। अग्नि 3 की है 3500 किलोमीटर। अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 जो इंटर कॉन्टिनेंटल है इंडिया की, उसकी जो रेंज है वो डिस्प्यूटेड है या फिर सीक्रेट रखी गई है, लेकिन वो इतना पता है कि 5000 किलोमीटर से ऊपर है, जो कि चाइना के किसी भी शहर को कवर कर सकती है। देखिए, जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं वो ये नहीं है कि कौन कितनी दूरी की मिसाइल बना रहा है। ये जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं ये हमेशा इस बात को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं कि हमारे दुश्मन कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े टाउन हैं या जहाँ से वो हमसे अटैक कर सकता है, उनकी रेंज क्या है। तो इस हिसाब से इंडिया के लिए 5000 से लेके 8000 तक किलोमीटर की मिसाइल जो है, इंडिया इससे ज़्यादा भी बना सकता है, तेज मिसाइल भी बना सकता है। हमारे वैज्ञानिकों में इतना दम है, लेकिन हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही हम जो है मिसाइल्स का, और जो हमारे रक्षा उपयोगी जो जितने भी जो हमारे सामान हैं उनका हम जो है विकास करते हैं या उनको खरीदते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी जो अग्नि 6 बनने वाली है, जिसका कोड नेम शायद सूर्या है, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसकी जो आपकी स्पीड होगी वो मैक 27 होगी, यानी उस साउंड की जो स्पीड होती है उससे 27 गुना तेज होगी, और उसकी रेंज भी शायद लगभग 16000 किलोमीटर होगी। शौर्य मिसाइल ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 750 से लेके 1900 किलोमीटर है। प्रहार मिसाइल ये भी सरफेस टू सरफेस है। इसके 3 वेरिएंट हैं। प्रहार मिसाइल जो है वो आपकी पृथ्वी 1 मिसाइल, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, उसको रिप्लेस करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड तेज है, ये क्विक रेस्पॉन्स है। इसका इस्तेमाल पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में भी किया जाएगा, और इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है। इसका जो दूसरा वेरिएंट आता है जो 170 किलोमीटर वाला है, उसका नाम प्रगति है। और जो इसका एक तीसरा वेरिएंट है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, उसका नाम है प्रनाश। तो प्रहार के 3 वेरिएंट हैं, एक प्रहार खुद, प्रगति और प्रनाश। ये 3 वेरिएंट हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रहार मिसाइल। आप बस सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद सरफेस टू सरफेस में हम देखेंगे पृथ्वी मिसाइल के बारे में। जो पृथ्वी 1 मिसाइल है, जो आगे अभी प्रहार मिसाइल द्वारा चेंज कर दी जाएगी, वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी की मारक क्षमता सिर्फ 150 किलोमीटर है। ये सबसे पहली मिसाइल थी जिसका इंडिया ने परीक्षण किया था। ये आर्मी के लिए बनाई गई मिसाइल है। पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है वो एयर फोर्स के लिए बनाई गई है, जिसकी की रेंज है 350 किलोमीटर। और जो पृथ्वी 3 है, जो कि एक हमारी इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है, जिसका कि दूसरा नाम धनुष है। पृथ्वी 3 का नाम ही धनुष है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। धनुष जो है पृथ्वी 3 का नाम है। इसकी मारक क्षमता भी 350 किलोमीटर है। ये शिप से ग्राउंड पे या फिर शिप टू शिप जो है लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा प्रलय मिसाइल भी है इंडिया के पास, जो अंडर डेवलपमेंट कंडीशन में है। वो जो है 500 किलोमीटर उसकी रेंज है। सूर्या मिसाइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, अग्नि 6 का नाम ही सूर्या मिसाइल होगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आपने S-400 मिसाइल सिस्टम का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम,
जिसमें कि हम कवर करते हैं एडवांस एयर डिफेंस आश्विन, याद रखिएगा आश्विन, और पृथ्वी एयर डिफेंस प्रद्युम्न। जो हायर एल्टीट्यूड पे किसी मिसाइल को गिराना है तो 100 किलोमीटर की रेंज पे, तो पृथ्वी एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वो हायर एल्टीट्यूड से भी नीचे आ रही है, अगर बहुत ज़्यादा करीब आ गई है, तो इस्तेमाल किया जाता है आश्विन का, यानी लोअर एल्टीट्यूड पे लगभग 30 किलोमीटर पे। जो आश्विन है उसकी ऑपरेटिंग रेंज यानी कि डिस्टेंस तक कितनी जा सकती है, वो 200 किलोमीटर। और जो पृथ्वी एयर डिफेंस है वो जा सकती है 300 से 2000 किलोमीटर पर। अब ये क्या है डिफेंस सिस्टम, मैंने पहले भी बताया था। मान लीजिए पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई मिसाइल छोड़ देता है तो इंडिया को तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे रडार सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो ऑटोमेटिक वो कनेक्टेड है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से। वो एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत जो है एक्टिवेट होगा और एक मिसाइल ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगी। और वो मिसाइल क्या करेगी, जो पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ी है उसको इंटरसेप्ट करेगी। वो या तो हायर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करेगी यानी पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, या फिर अगर वो उसको भी ब्रीच कर गई है और इंडिया की तरफ बढ़ रही है तो लोअर एल्टीट्यूड पर एक दूसरा स्टेज चालू होगा, वो होगा आपका आश्विन। वो 30 किलोमीटर है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर। तो इंडिया में क्या है, 2 स्टेज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा एक और है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। इसकी अगर मतलब है और पहले ही मिसाइल को मार गिराना है, जो कि 150 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ही दूसरी मिसाइल को गिरा देगी, तो हम इस्तेमाल करते हैं पृथ्वी डिफेंस व्हीकल को। अभी आपने पिछले साल जो 2019 के चुनाव हुए थे उससे पहले आपने मिशन शक्ति सुना होगा, जिसमें कि इंडिया ने जो है अपने ही एक माइक्रो सैटेलाइट को गिरा दिया था मिसाइल के द्वारा। तो वो था पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, जो कि 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा ही है इसकी जो रेंज है, की ऊंचाई तक किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है। उसका नाम था मिशन शक्ति उस पूरे प्रोग्राम का, जिसमें इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर वो मिशन कंप्लीट किया था। तो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 3 को याद रखिएगा कि यही वो मतलब एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि मिशन शक्ति में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा हम देखेंगे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यानी आयात कर रहे हैं, जो 2021 में हमें मिल जाएगा, जिसको हम बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान और चाइना के, वो है S-400 ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम। S-400 ट्रिम्फ, TRIMP, ट्रिम्फ। ये ट्रिम्फ जो मिसाइल सिस्टम है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से। इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स, यानी कि 40 किलोमीटर से लेके और 600 किलोमीटर तक की रेंज की कई सारी मिसाइल्स को एक साथ कई सारे टारगेट्स को लॉक करते हुए छोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान कई सारे जो है एयरक्राफ्ट से हम पर हमला करे, तो बॉर्डर पर अगर आपके जो है ये S-400 मिसाइल सिस्टम जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर जो है एक्टिवेट होगा, तो हम उन एयरक्राफ्ट्स को वहीं के वहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को साइमल्टेनियसली लॉक कर सकते हैं एक साथ। तो S-400 इसीलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। S-400 जब इंडिया ने लिया था रसिया से, जब इसकी डील हुई थी, अभी ये इंडिया में नहीं आया, 2021 में ये इंडिया में आएगा, तो अमेरिका ने विरोध किया था, क्योंकि हम अमेरिका से भी कुछ डिफेंस डील कर रहे थे। उनसे भी हम जो है चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ले रहे थे, तोप ले रहे थे, हॉबिटजर तोप। तो अमेरिका की कुछ, जो अमेरिका की संसद है उसके कुछ नियम कानून है, मतलब कुछ लॉ बने हुए हैं, उन्हीं लॉ के तहत जो है वो अपने जो हथियार हैं उनको दूसरे देश को बेचते हैं। उनमें से आपने नाम सुना हुआ काटसा लॉ है। हालांकि इंडिया को रियायत दी गई थी, और जो यूएस के अन्य एलाई हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, वो भी S-400 को लेने के लिए आतुर था। तो कई देशों को यूएस ने रियायत दी और अलाउ किया कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम को ले सकते हैं। लेकिन यूएस ने भी नासेम्स, और जो है एक नासेम्स एयर डिफेंस सिस्टम है यूएस का, और पैट्रियट,
उसको भी यूएस ने बोला था कि इंडिया उनसे खरीद ले, लेकिन वो महंगे थे और उसके मुकाबले में जो रसिया का S-400 है वो ज़्यादा सक्षम है इंडिया की डिफेंस के पर्पज़ से। तो इंडिया ने जो है यूएस के खिलाफ जाते हुए रसिया से ये डील की थी S-400 की। तो याद रखिएगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया के लिए बहुत ही उपयोगी है, रसिया से खरीदा गया है और 2021 में ये इंडिया में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी हैं। इसमें अभी जो इंडिया के पास करंटली सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है वो है आपकी K-15, जिसे सागर का भी बोलते हैं, जिसकी रेंज क्या है 750 किलोमीटर। यानी ये क्या होगा कि जो जल के अंदर जो पनडुब्बी होती है वहाँ से छोड़ी जाएगी और किसी भी टारगेट को हवा में या धरती पर जो है अटैक कर देगी। तो सागर का K-15 की रेंज है 750 किलोमीटर। इसके अलावा जो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में मिसाइल्स हैं जो सबमरीन लॉन्च्ड हैं वो कौन सी है, K-4 और K-5। इनकी रेंज आप देख सकते हैं 3000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। इसके बाद एंटी टैंक मिसाइल्स आती हैं, इनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे नाग मिसाइल। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है, ये फायर एंड फॉरगेट है, इसे बस चलाइए और ये अपने आप ही लक्ष्य को जो है खुद ही भेज देगी, आपको ज़्यादा निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मतलब केवल लॉक कीजिए और वो चाहे मूविंग हो टैंक, चाहे वो खड़ा हुआ हो, चाहे वो पीछे भाग रहा हो, आगे भाग रहा हो, वो खुद ही ये मिसाइल जो है उसको टारगेट कर देगी। इसको जो है नामिका नाम के एक कैरियर से, जिसे कि सारथ बोला जाता है, इससे छोड़ा जाता है, नामिका से इसको छोड़ा जाता है, नाग मिसाइल कैरियर बोला जाता है। नामिका की फुल फॉर्म है नाग मिसाइल कैरियर, उससे छोड़ा जाता है, जिसका हिंदी नाम सारथ है। हेलिना, नाग का ही हेलीकॉप्टर वाला जो वर्जन है, जिसकी की रेंज 7 से 10 किलोमीटर है, उसको बोलते हैं हेलिना। और हेलिना का भी जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है आपकी संत मिसाइल, स्टैंड ऑफ नाग मिसाइल। ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक नाग मिसाइल, ये है आपकी 15 से 20 किलोमीटर रेंज की। और एक और मिसाइल है अमोघ, ये जिसकी की रेंज बहुत ही कम है, 3 किलोमीटर। ये सारी जो है आपकी एंटी टैंक मिसाइल हैं। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, आपको मिसाइल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप सारी की सारी मिसाइलें एग्जाम में बिल्कुल सही लगा के आएंगे। आपके कंसेप्ट चाहे आप तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हो, इंडिया के बारे में, इंडिया के डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइल्स का डिफेंस सिस्टम है, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। ये देखिए इंडिया की मिसाइल्स हैं और इनकी रेंज। ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके और चाइना के बड़े बड़े शहरों तक हम जो है किसी भी शहर को, और पाकिस्तान को तो खैर है ही, हम कवर कर सकते हैं अपनी मिसाइल्स के द्वारा। और ये थोड़े फैक्ट्स हैं। वर्ल्ड की पहली मिसाइल थी V1, जिसे नाजी जर्मनी ने World War II में बनाया था। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया आया है तो टेसी थॉमस याद रखिएगा। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया कौन है, टेसी थॉमस। फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी वर्ल्ड की, वो थी V2, जिसे नाजी जर्मनी ने ही बनाया था। और जो V1 थी वो फर्स्ट क्रूज मिसाइल थी। आयरन केज रॉकेट सबसे पहले किसने यूज किए थे, सबसे पहले ये 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान द्वारा यूज किए गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल किसने किया था युद्ध में, तो वो थे चाइनीज। इन्वेंटर कौन था मिसाइल का, ये थे वर्नर वॉन ब्रॉन और वॉल्टर डॉनबर्गर। ये नाजी जर्मनी में ही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सरेंडर किया था। नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था तो इन्होंने भी सरेंडर किया था, और इनको बाद में जो है यूएस ले जाया गया। और यूएस में जो ज़्यादातर जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ वो इन्हीं के द्वारा शुरू हुआ। और उसके बाद इन्हीं की सहायता से जो है नासा की भी स्थापना हुई, जिससे कि जो है नासा और सोवियत यूनियन ने भी कई सारे उपग्रह छोड़े थे। वो जो रॉकेट प्रणाली थी मिसाइल्स की वो इन्हीं दोनों ने दी थी, वर्नर वॉन ब्रॉन ने और वॉल्टर डॉनबर्गर ने। इसके बाद कुछ अन्य कंट्रीज की मिसाइल देखते हैं। ये चाइना की मिसाइल है डोंग फेंग, अगर DF आपको दिखाई दे कहीं भी तो ये चाइना की मिसाइल है, जिसमें कि डोंग फेंग DF5 और 41, ये साउंड की स्पीड से 20 गुना तेज स्पीड से चलती हैं और इनकी मारक क्षमता भी लगभग 25,000 किलोमीटर तक है। ईरान की नस्र, हॉर्मोज और फतेह। नॉर्थ कोरिया की वासोंग। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने मिसाइल सिस्टम पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है नॉर्थ कोरिया। सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो चाइना की सहायता से नॉर्थ कोरिया में हो रहे हैं।
इनकी मिसाइल का नाम है वॉसोंग। रशिया की मिसाइल का सारी मिसाइल तो नहीं कवर कर रहा हूँ मैं, अगर कभी एग्जाम में आ जाती हैं तो रशिया की मिसाइल का नाम है इस्कंदर, यूए की ब्लू वाटर, यूएस की स्पैरो, हार्पून, पैट्रियट और हॉक मिसाइल, इसराइल की एरो मिसाइल। इसराइल की एरो मिसाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसको खरीदने की सोच रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी मिसाइल्स कवर की हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान की मिसाइल देख लेते हैं। तो पाकिस्तान अपनी जो मिसाइल्स बनाता है वो ज़्यादातर इंडिया को सोच के बनाता है ताकि वो इंडिया के पूरे रीजन को कवर कर सके। इनकी जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है वो है शाहीन-3, जिसकी की रेंज है लगभग 2700 किलोमीटर। याद रखिएगा, इनकी जो मिसाइल है सबसे लंबी दूरी की वो है शाहीन-3 मिसाइल, जिसकी की रेंज है 2750 किलोमीटर। तो एक और जो एक रेजिम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ये कंट्री जो है काफ़ी मतलब प्रलयकारी, विनाशकारी वेपन्स बनाते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिन्हें बोला जाता है। तो उनकी रोकथाम के लिए, और कहीं कोई देश ऐसा ना हो कि इतनी टेक्नोलॉजी निकाल ले कि वो बहुत ही कोई भयानक सी मिसाइल बना दे, उसकी कंट्रोल करने के लिए ये एक ट्रीटी तो नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रेजिम है। यानी कि बस एक फॉर्मल तरीका है कि ताकि आप बहुत ही जो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को काफ़ी इतना एडवांस ना कर लें कि और कंट्रीज़ को पता ही ना लगे। तो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये 1987 में लाइमलाइट में आई थी और इसको G7 कंट्रीज़ ने बनाया था, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपके यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कनाडा, इन्होंने मिलकर बनाया था इसको। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो बनाते हैं और जितनी भी मिसाइल हैं जो 500 किलोग्राम से ज़्यादा वारेड ले जाने में सक्षम है और जिनकी भी रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर है, उनके बारे में हमें बताना पड़ता है। इसके 35 मेंबर्स हैं। इसका इंडिया एक मेंबर है। 2016 में मोदी जी के टाइम में ही MTCR का मेंबर बना था इंडिया। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, मतलब इसके नियमों को कभी भी तोड़ा जा सकता है। ये जस्ट एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब राजनेताओं का एक बस समझ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चाइना और पाक इसके मेंबर नहीं है। इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी उसको एक्सपोर्ट करना चाहता था वियतनाम वगैरह को। मतलब वो एक MTCR का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके बाद आप जो है मिसाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो भी मिसाइल आप बनाते हो या हथियार जो भी बना रहे हो उस तरह का, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था इंडिया का, जिसमें कि काफ़ी जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस सेक्टर में अपने को कंट्रीब्यूट कर सके, तो इसलिए भी MTCR को साइन करना ज़रूरी था। तो इसलिए इंडिया ने MTCR को ज्वाइन किया था। उम्मीद है कि आपको इंडिया की मिसाइल्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हुई होगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पढ़ाकू पाठशाला। और मैं फिर से यही कहूँगा कि हमारे गरीब भाई बहनों जो कि रिमोट एरियाज़ में हैं या फिर गांव में हैं, जो बड़े शहरों में नहीं पढ़ पाते हैं, उन तक आप हमारे इन वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो अब उनको उनकी परीक्षा देने में मदद हो। और सुनने के लिए धन्यवाद और हमारे सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद।